नमस्कार दोस्तों। आज की पहली खबर यह है कि बेंगलुरु 10 फरवरी एशिया की सबसे बड़ी हथियारों की प्रदर्शनी एरो इंडिया में इस बार रूसी सुखोई 57 और अमेरिकी F-20 की धूम मची हुई है। एयरफोर्स स्टेशन यलहंका में जैसे ही इन दोनों स्टेल्थ फाइटर जेट्स ने आसमान में गड़गड़ाहट भरी, दर्शकों में जबरदस्त रोमांच फैल गया। मित्र देशों से आए मेहमान और देशी विदेशी दर्शक सभी इस ऐतिहासिक मुकाबले को देखने के लिए बेताब दिखे। पूरी रिपोर्ट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। यूक्रेन युद्ध में अपनी ताकत दिखा चुके सुखोई 57 को पहली बार भारतीय आसमान में गरजते देखना किसी अद्भुत अनुभव से कम नहीं। अपनी लुभावनी एरोबेटिक्स और सटीक लंबी दूरी की मारक क्षमता के लिए मशहूर यह फाइटर जेट AESA रडार से लैस है और क्रूज मिसाइलें दागने में भी सक्षम है। इसकी स्टेल्थ तकनीक और आगामी ALXN-F1 इंजन इसे और भी खतरनाक बना देगा। अमेरिकी F-35 की एंट्री भी जबरदस्त रही। पहले खबरें आई थीं कि अमेरिकी वायुसेना ने F-35 और F-16 की प्रदर्शन उड़ानें रद्द कर दी हैं, लेकिन अब ये दोनों फाइटर जेट्स बेंगलुरु के आसमान में अपने करतब दिखा रहे हैं। 2023 के एरो इंडिया में पहली बार पेश किए गए F-35 इस साल भी मुख्य आकर्षण बने हुए हैं, लेकिन इस बार सुखोई 71 की मौजूदगी ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। तो कौन जीतेगा यह मुकाबला? सुखोई 24 जो रूस की प्रमुख स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर है, या फिर F-35 जो अमेरिकी वायुसेना की सबसे उन्नत युद्ध मशीन मानी जाती है। एरो इंडिया 2025 में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी तकनीकों का यह ऐतिहासिक मुकाबला हो रहा है। दुनिया भर के रक्षा विश्लेषक, सैन्य अधिकारी और एविएशन प्रेमी इस प्रदर्शन से मंत्रमुग्ध हो गए हैं। आपकी नजर में कौन सा फाइटर जेट ज्यादा दमदार है? दूसरी खबर यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर एरो इंडिया 2025 के 15वें संस्करण का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सुरक्षा की कमजोरी में शांति संभव नहीं है और एक मजबूत राष्ट्र ही बेहतर विश्व व्यवस्था के लिए कार्य कर सकता है। उन्होंने वैश्विक अनिश्चितताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत हमेशा से शांति और स्थिरता का समर्थक रहा है। रक्षा मंत्री ने एरो इंडिया की तुलना महाकुंभ से करते हुए कहा कि जहां प्रयागराज का महाकुंभ आत्मसंधान का प्रतीक है, वहीं एरो इंडिया अनुसंधान और भारत की शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना होगा, क्योंकि शांति केवल शक्ति की जड़ों पर ही खड़ी हो सकती है। रक्षा क्षेत्र में सरकार की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए सिंह ने बताया कि सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लिए रक्षा उद्योग को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने विदेशी निवेशकों के लिए स्वचालित मार्ग से 75% तक FDI की अनुमति देने, व्यापार में आसानी बढ़ाने और रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना जैसी पहलों का उल्लेख किया। रक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि पिछले 10 वर्षों में भारत के रक्षा उत्पादों के निर्यात में 31 गुना वृद्धि हुई है, जो भारत के रक्षा निर्यात केंद्र के रूप में उभरने का प्रमाण है। उन्होंने युद्ध की बदलती प्रकृति पर जोर देते हुए कहा कि हमें लगातार समाधानों को अनुकूलित और बेहतर बनाने की आवश्यकता है, विशेषकर सॉफ्टवेयर आधारित प्रणालियों, अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन और ड्रोन तकनीक के क्षेत्रों में। एरो इंडिया 2025 में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने नौसेना विमानन में किए जा रहे नवाचारों पर चर्चा की, जिसमें P-8I विमान द्वारा एयर ड्रॉप करने योग्य कंटेनर और MiG-29 के साथ एकीकृत स्वदेशी रूप से विकसित रुद्रम मिसाइल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे नवाचार नौसेना विमानन की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाएंगे। एरो इंडिया 2025 में 100 से अधिक विदेशी कंपनियां और 30 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। प्रदर्शनी में रूस के Su-57 और अमेरिका के F-35 लाइटनिंग डौआई जैसे उन्नत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन किया गया, जो भारत की वैश्विक रक्षा सहयोग में बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। रूस ने भारत को अपने सबसे उन्नत
Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट के उत्पादन की पेशकश की है, जो भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में सहायक हो सकता है। यह प्रस्ताव रूस और भारत के बीच रक्षा संबंधों को गहरा करने के उद्देश्य से है, विशेषकर ऐसे समय में जब रूस की निर्यात क्षमता यूक्रेन संघर्ष के कारण प्रभावित हुई है। इसके अतिरिक्त फ्रांस भारत से पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीदने के लिए उन्नत वार्ता कर रहा है, जो भारत के रक्षा निर्यात में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। एरो इंडिया 2025 का उद्देश्य न केवल भारत की औद्योगिक और तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित करना है, बल्कि मित्र देशों के साथ सहजीवी संबंधों को मजबूत करना भी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह मंच हमारे साझेदारों को एक साथ लाने में प्रभावी होगा, जिससे अंततः सभी को लाभ होगा। तीसरी खबर यह है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल हो गया है। कभी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल देश अब बुरी तरह लड़खड़ा रहा है। 2019 में जीडीपी ग्रोथ रेट 8.15% थी और अब बस 4.22%। क्या ये वही बांग्लादेश है जो कभी अपनी आर्थिक प्रगति पर इतराता था? सरकार के तमाम दावों के बावजूद हकीकत यही है कि आर्थिक हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ भी साफ कह चुके हैं कि 2025 में कोई खास सुधार नहीं होगा। आईएमएफ तो 3.8% ग्रोथ रेट तक गिरने की भविष्यवाणी कर चुका है। सोचिए, जहां सरकार 7.5% का लक्ष्य रख रही थी, वहां असल आंकड़े 4% पर अटके पड़े हैं। यह तो सीधा सीधा नाकामी है, नहीं? और बांग्लादेश बैंक खुद कह रहा है कि 2025 के शुरुआती 6 महीनों में हालात बेहतर होने की कोई उम्मीद मत रखो। वजह राजनीतिक अस्थिरता, अनिश्चितता और गलत नीतियां। आखिर कब तक देश इस हाल में रहेगा? भारत से रिश्ते बिगाड़कर यूनुस सरकार ने और भी मुश्किलें मोल ले ली हैं। हिंदुओं पर हमले, पाकिस्तान से दोस्ती और भारत के खिलाफ बयानबाजी। क्या सच में यही सही रणनीति थी? अब जब भारत 8.2% की ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है और 3.89% ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तब बांग्लादेश का ये हाल होना तय ही था, है ना? अब सवाल ये है, बांग्लादेश इस संकट से कैसे निकलेगा? क्या सरकार के पास कोई ठोस प्लान है या फिर हालात और भी खराब होने वाले हैं? चौथी खबर यह है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान ने पेरिस यात्रा के दौरान पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया। वजह थी अफगान हवाई क्षेत्र का बंद होना, जिसके चलते यह अनुमति दी गई। एयरवाई न्यूज ने नागरिक उड्डयन सूत्रों के हवाले से बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का विमान इंडिया 1 पाकिस्तान के शेखपुरा, हफीजाबाद, चकवाल और कोहाट क्षेत्रों से होकर गुजरा और करीब 46 मिनट तक पाकिस्तानी सीमा में रहा। पहली बार नहीं हुआ ऐसा। पाक मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है, लेकिन यह पहली बार नहीं है। पिछले साल अगस्त 2024 में जब प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड से दिल्ली लौट रहे थे, तब भी उनका विमान पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से गुजरा था। उस दौरान भी 46 मिनट तक मोदी का विमान पाकिस्तान के आसमान में रहा था। भारत पाकिस्तान के हवाई संबंध, क्या अब रिश्ते सुधरेंगे? मार्च 2019 में पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान ने 5 महीने तक भारतीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन फिर हवाई क्षेत्र को खोल दिया गया। 2019 में ही जब भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया, तब पाकिस्तान भड़क उठा और भारत के साथ अपने राजनयिक और व्यापारिक संबंधों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब सवाल यह है, क्या पाकिस्तान की इस हवाई अनुमति से भारत पाक रिश्तों में कुछ बदलाव आएगा या फिर यह सिर्फ एक औपचारिकता भर थी? आज की अंतिम खबर यह है कि एरो इंडिया 2025 में भारत ने अपने नए तेजस Mk-1A फाइटर जेट का दमदार प्रदर्शन किया। अपनी गजब की स्पीड और सटीकता से इसने सबको हैरान कर दिया। अल्फा के नाम से मशहूर यह जेट भारतीय वायुसेना IAF की युद्ध क्षमता को नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है। IAF ने HAL से 83 तेजस Mky जेट्स का ऑर्डर दिया है, जिसकी कीमत 48,000 करोड़ रुपये है। जल्द ही इनकी डिलीवरी शुरू होगी, जिससे भारत की एयरफोर्स और भी घातक बन जाएगी।
MK-1A की घातक खूबियां, IAF की ताकत में होगा बड़ा इजाफा, 2200 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड, 739 किलोमीटर की कॉम्बैट रेंज, 23 मिलीमीटर की ट्विन बैरल कैनन, AEC रडार, सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, 9 हार्ड पॉइंट्स जहां मिसाइल, रॉकेट और बम तैनात किए जा सकते हैं। भारतीय वायुसेना फाइटर स्क्वाड्रन्स की गंभीर कमी से जूझ रही है। पाकिस्तान और चीन जैसे दो मोर्चों पर खतरे को संभालने के लिए IAF को 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन फिलहाल सिर्फ 31 स्क्वाड्रन ऑपरेशन में हैं। इस कमी को देखते हुए पुराने MiG-XNX लड़ाकू विमानों को अगले साल से हटाने की योजना है। इसके बाद जगुआर मिराज 2000 और MiG-29 को 2029 से 30 तक रिटायर कर दिया जाएगा। इससे करीब 250 फाइटर जेट्स की और कमी हो जाएगी, जो चिंता बढ़ाने वाली है। तेजस MQ-1A फाइटर जेट में डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर DFCC लगाया गया है। यह सिस्टम विमान को पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कंट्रोल करता है, जिससे यह ज्यादा स्टेबल और सुरक्षित बनता है। इसमें AESA रडार, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और एडवांस्ड मिशन कंप्यूटर जैसी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी शामिल की गई है। तेजस MQ-1A ने एरो इंडिया शो में अपनी जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन किया, जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान खींचा। भारत अब अपने घरेलू लड़ाकू विमानों से आसमान पर राज करने की पूरी तैयारी कर चुका है। तो क्या MK-1A IAF को 42 स्क्वाड्रन की जरूरत को पूरा करने में मदद करेगा? क्या ये जेट चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए तैयार है? देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। यदि आपको यह खबर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और भारत के ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ONL पर जरूर सेलेक्ट करें।